हेलो दोस्तों, मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ACE इनहिबिटर। अब ACE इनहिबिटर जो है हमारा वो एक प्रकार का होता है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को हमने पहले पढ़ चुके हैं और आज हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो है उसी का एक दूसरा ग्रुप ले रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ACE इनहिबिटर, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। यानी कि कोई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उसको हम इनहिबिट कर रहे हैं और उसके इनहिबिट होने से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे एक एंजियोटेंसिन क्या है, कहाँ बनता है और इसको कन्वर्टिंग करने वाला एंजाइम कहाँ पर होता है और उसको इनहिबिट करने से हमें किस तरीके से ब्लड प्रेशर को हम मैनेज करते हैं। ठीक है, तो उसको आज हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी बॉडी में जैसे ही ब्लड प्रेशर लो होता है, हमारी बॉडी में एक तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर बना हुआ है, जैसे बीपी फॉल करता है, बीपी क्या हुआ, फॉल किया। अब बॉडी के अंदर दो सिस्टम होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म जो रेगुलेशन होता है ब्लड प्रेशर का और एक होता है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के बारे में हम जानते हैं कि जो हमारे बैरो रिसेप्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे हार्ट के ऊपर बैरो रिसेप्टर होते हैं वो कंट्रोल करते हैं हमारे शॉर्ट टर्म रेगुलेशन को, और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन को जो कंट्रोल करता है वो करता है हमारे किडनीज। ठीक है, तो हमारी किडनीज जो है, ये हमारी किडनी बनी हुई है यहाँ पे। तो जैसे ही बीपी फॉल करता है तो जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से नेफ्रॉन होता है हमारा, ये मैं बना रहा हूँ छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये तो हमारा बोमेंस कैप्सूल हो गया, ये हो गया हमारा एफरेंट आर्टेरियोल्स, ये हमारा हो गया इफरेंट आर्टेरियोल्स, एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल। तो जो हमारा एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल के चारों ओर सराउंडिंग में बहुत सारी सेल्स होती हैं, स्पेसिफिक सेल जिसे बोलते हैं हम जेजी सेल्स, या इसको हम पॉल्केसेन सेल भी बोलते हैं। अगर मेल ने देखा था तो पॉल्केसेन सेल है, तो ये हो गई हमारी जेजी सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल। ये एक प्रकार की क्या होती है दोस्तों, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होती है। मतलब ये ना प्रेशर को माप लेती है कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे किडनी के थ्रू कितना होना चाहिए, ये इसको देखती रहती है प्रेशर को। ठीक है, मैनेज उसको मापती रहती है। और जैसे ही बीपी फॉल करता है तो क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड का सर्कुलेशन पहले हो रहा था वो पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, होगा नहीं होगा। ये ब्लड प्रेशर जब जैसे घटेगा तो सर्कुलेशन कम हो जाएगा, और इस सर्कुलेशन को ये क्या कर लेती हैं, क्या करती हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर को क्या कर रही है, हमारा सेंस कर रही है, तो उसको सेंस कर लेते कि सर्कुलेशन क्या है हमारा कम हो रहा है। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होता है ये रिलीज करती हैं किसको, ये केमिकल रिलीज करती हैं, ये रेनिन, क्या रिलीज करती हैं, हमारा रेनिन को रिलीज करती हैं। तो जैसे बीपी हमारा फॉल हुआ, फॉल होने के बाद हमारा जो जेजी सेल्स हैं वो रिलीज कर रही हैं किसको, रेनिन को। अब इन्होंने रेनिन रिलीज कर दिया। अब ये रेनिन क्या है, हमारा सर्कुलेशन के थ्रू जाएगा हमारा लीवर के पास। ठीक है, तो लीवर जो है हमारा हमेशा एक रिलीज करता रहता है एंजाइम जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजिन। किसको रिलीज करता रहता है, एंजियोटेंसिनोजिन। ठीक है, तो एंजियोटेंसिनोजिन को ये रिलीज कर देता है, और ये एंजियोटेंसिनोजिन से हमारा रेनिन क्या करता है, रिएक्ट करता है। ये रेनिन के साथ हमारा रिएक्ट करता है, किसके साथ, रेनिन के साथ, और कन्वर्ट हो जाता है किस में, एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा एंजियोटेंसिन किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया। जब ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है फिर ये सर्कुलेशन के थ्रू आगे बढ़ता है और हार्ट में पहुंचता है, और हार्ट के बाद ये जाता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन में, यानी कि हमारे लंग्स में पहुंचता है। और हमारे लंग्स के अंदर एक जो कैपिलरीज होती हैं उसमें एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं हम ACE एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। किसको कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 1 को। हमारा जब ये लंग्स की कैपिलरी में पहुंचता है तो ये कन्वर्ट कर देता है, इसके अंदर होता है हमारा ACE, जिसके बारे में बात करें, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिएक्ट करता है हमारा एंजियोटेंसिन 1 के साथ,
किसके साथ रिएक्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 के साथ ये रिएक्ट करेगा और एंजियोटेंसिन 1 को ये कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। किसमें कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 2 में। तो अब ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। क्या होता है, बहुत ही डेंजर है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो बन जाता है लास्ट में, ये बहुत ही डेंजर होता है। ये क्या करता है, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। पहली बात तो ये करता है हमारा आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। पहला काम इसका क्या होगा, ये जाएगा आर्टरी में और आर्टरी में बहुत सारे हमारे आर्टरी और वेन्स, ये हमारे आर्टरी है और ये हमारी ये आर्टरी है, ये वेन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 के लिए बहुत सारे रिसेप्टर मौजूद होते हैं। क्या होंगे, यहाँ पे रिसेप्टर मौजूद होते हैं और ये यहाँ पे जाके जैसे ही अटैच होता है, क्या, एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे जाके रिसेप्टर पर अटैच होगा और यहाँ पे होगा हमारा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन और आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या होगा, जो हमारी आर्टरी है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और इसकी क्या होगा, रेडियस जो है अंदर की जो ल्यूमेन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और जैसे यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा इसकी वजह से क्या होगा, जैसे इसका ल्यूमेन छोटा होगा, ल्यूमेन छोटा होने की वजह से क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे कि नल में आपने पाइप लगाया है तो जब नॉर्मल प्रेशर है उसका, ठीक है, तो पानी ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, लेकिन जैसे आप पाइप को दबाते हो, उसका एरिया कम करते हो तो बहुत दूर तक वो क्या करता है, प्रेशर मारता है। तो जैसे इसका एरिया कम होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जैसे इसमें वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा उसकी वजह से क्या होगा, हमारा बीपी हाई हो जाएगा, बीपी बढ़ने लगेगा। वैसे ही होता है हमारा वेन में, तो ये वेन्स में भी जाकर अटैच होगा और वहाँ पे भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, और उसके वजह से भी क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्या होंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेंगे। ये तो हो गया उसका पहला फंक्शन। दूसरा ये क्या करता है हमारा, ये जाता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और जाता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। एक एंटीरियर पिट्यूटरी होती है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है ये, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा और उसे स्टिमुलेट करता है, क्योंकि वहाँ पे भी उसके एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर मौजूद हैं, ठीक है। ब्रेन में भी हमारे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहाँ पे भी इसी तरीके से रिसेप्टर होते हैं और जैसे रिसेप्टर पे अटैच होता है वहाँ से रिलीज होता है हमारा ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में आपने सुना होगा। ADH हार्मोन रिलीज होता है और ये ADH हार्मोन क्या करता है हमारा, ये जाता है हमारा किडनी में और किडनी में क्या करता है, जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें जाके ये क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको ये बढ़ा देगा। तो जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा बीपी बढ़ने लगेगा, ठीक है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये रहा इसका दूसरा काम। तीसरा ये क्या करता है हमारा, ये हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स में जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है उसके अंदर, वहाँ पे उसमें कुछ रिसेप्टर होते हैं इसके और वहाँ पे जाके अटैच होता है और वहाँ से रिलीज करता है ये एल्डोस्टेरोन को। किसको रिलीज करता है, एल्डोस्टेरोन को। किसको, यहाँ से जाएगा ये हमारा किसमें, एड्रिनल कॉर्टेक्स में और एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाके ये हमारा जोना ग्लोमेरुलोसा में जाके किसको रिलीज करता है, एल्डोस्टेरोन को। और आप जानते हैं कि जो एल्डोस्टेरोन होता है वो क्या होता है, हमारा मिलरेनोकॉर्टिकॉइड होता है, एक प्रकार का स्टेरॉइड हार्मोन होता है और ये क्या करता है, हमारा सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। किसको बढ़ाएगा, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। तो वाटर और जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा, है ना, यूरिन के थ्रू कम बाहर जाएगा, अंदर ही रीअब्जॉर्ब होता रहेगा, तो उसके वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो देखिए, जब बीपी फॉल होता है उसके बाद इस तरीके से किडनी में से हमारा रेनिन रिलीज होता है और इस तरीके से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है और वो ये सब काम करके हमारा बीपी को बढ़ाता है। तो जो बीपी के पेशेंट होते हैं उनके अंदर
ज़्यादातर देखने को मिलता है कि रेनिन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है। अब देखिए बीपी फॉल होने इसका एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण उसके हो सकते हैं। जब हमें स्ट्रेस होता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी हमारा, उसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो जाता है और वो भी हमारा जो हमारे किडनीज में रेनिन का प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी हमारा बीपी इंक्रीज होता है, वो भी एक कारण है। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि बीपी फॉल होता है तो ये हमारा इस तरीके से सिस्टम काम करता है और रेनिन हमारा होते होते एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है हमारा बीपी को बढ़ाता है, ठीक है। अब देखिए अगली बात क्या हुआ इसके अंदर। अब हमें यहाँ पे किसके बारे में बात करें, ACE इनहिबिटर के बारे में। अगर मैं इस एंजाइम को इनहिबिट कर दूं, क्या कर दूं, मैं इसको बंद कर दूं, इसको मैंने पकड़ लिया, बंद कर दिया, इसके काम को मैं करने नहीं दे रहा हूँ। तो अगर मैं इसको बंद कर दूं, उसको पकड़ लूँ, तो क्या इसको अगर मैं इनहिबिट कर दूं तो क्या ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और जब एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन 2 ही नहीं है तो क्या वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा? ठीक है। आर्टेरियो कॉन्ट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच रिलीज होगा? नहीं होगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा? नहीं होगा। तो क्या क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही मैं इसको ब्लॉक करूंगा यहाँ पे ये रिलीज नहीं होगा तो ये वासो डायलेशन हो जाएगा, यहाँ पे आर्टेरियो डायलेशन और वेसो डायलेशन। तो जैसे वेसो डायलेशन होगा, आर्टरीज और वेसल रिलैक्स होंगी, वैसे क्या होगा, हमारा बीपी कम हो जाएगा, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच का सिक्रीशन बंद हो जाएगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा। तब क्या होगा, हमारा ब्लड वॉल्यूम कम होगी और ब्लड वॉल्यूम कम होगी तो हमारा बीपी फॉल करेगा, कम हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन बंद हो जाएगा, नहीं सिक्रीट होगा वो, सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बीपी हमारा फॉल करेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ड्रग्स का यूज़ करते हैं जो कि ACE जो एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, उनको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। और ऐसे जो हमारे ड्रग्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ACE इनहिबिटर ड्रग, जैसे कि हमारा कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, फेसाइनोप्रिल, बेंजोप्रिल, ये सब जो ड्रग्स हैं ये हमारे सब क्या है, ACE इनहिबिटर है। कौन से? कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, फेसाइनोप्रिल और बेंजोप्रिल। और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, रामीप्रिल, ठीक है। इस तरीके से जिनमें प्रिल प्रीफिक्स लगा होता है लास्ट में, प्रिल आता है, सब क्या है, हमारे ACE इनहिबिटर ड्रग होते हैं। और ये क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करते हैं ताकि इससे एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में हमारा कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और सारे जो फंक्शन होते हैं एंजियोटेंसिन 2 के, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाले, वो हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं और उससे क्या होता है, फिर हमारा बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनमें इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। अब देखिए आप बोलेंगे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का भी यूज़ कर सकते हैं, तो कई कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, कई पेशेंटों में हम क्या होता है, उन ड्रगों को हम यूज़ नहीं कर सकते। जब उन ड्रगों को हम यूज़ नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे ACE इनहिबिटर का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ ACE इनहिबिटर यूज़ नहीं होगा वहाँ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और अदर ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे में जितनी वैरायटी रहेंगी तो हमें उतना ही आसानी रहती है। अब क्या है इनके इंडिकेशन क्या है, कहाँ इसको हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए इंडिकेशन पहला तो समझ में आ गया होगा आपको, बीपी में यानी हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है हमारा हार्ट फेलियर में। देखिए जिन पेशेंट के अंदर लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है उनके अंदर क्या होता है, कार्डियो रिमॉडलिंग होने लगती है। कार्डियक रिमॉडलिंग का मतलब होता है जो हार्ट है हमारा, उसके फंक्शन में या उसके साइज में चेंजमेंट आने लगती है, या उसमें कार्डियोमेगैली होने लगती है। जब बीपी बहुत टाइम तक बढ़ा रहता है, लॉन्ग टर्म तक, तो हार्ट का साइज बढ़ने लगता है, वेंट्रिकल का साइज बढ़ने लगता है, उनकी वॉल थिक होने लगती है और धीरे धीरे हार्ट फेलियर की ओर बढ़ने लगता है। और इसका एक महत्वपूर्ण रीज़न होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न होता है, वो होता है रेनिन। और रेनिन जो है कार्डियक रिमॉडलिंग या हाइपरट्रॉफी को क्या होता है, बढ़ाने का काम करता है। लेकिन अगर हम इसको एंजियोटेंसिन को हम ब्लॉक कर दें, एंजियोटेंसिन 2 को बनने ना दें, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा, हमारा हार्ट फेलियर के जो पेशेंट है वो क्या है, उनका हार्ट जो है जैसे लगातार फेलियर की ओर बढ़ रहा है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। हार्ट फेलियर के ड्रग में, हार्ट फेलियर के जो पेशेंट हैं उनमें अगर हम ACE इनहिबिटर का यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है और मोर्टेलिटी रेट में भी बहुत चेंजमेंट देखने को मिलता है। मतलब
20% तक मोर्टिलिटी जो हार्ट फेलियर की वजह से हो रही थी वो कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ड्रग है हार्ट फेलियर पेशेंट के लिए। तीसरा है हमारा पोस्ट एमआई। पोस्ट एमआई, जिन पेशेंटों का एमआई हुआ है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, उसके बाद हम एसी इनहिबिटर को यूज़ कर सकते हैं। एसी इनहिबिटर क्योंकि भाई पेशेंट का एमआई का अटैक हुआ है, उसके वैसे ही हार्ट की मसल डैमेज है और हार्ट के ऊपर वैसे ही लोड है, तो उस लोड को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एसी इनहिबिटर का यूज़ करेंगे। एसी इनहिबिटर जैसे यूज़ होगा हमारा क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम क्या होगी, हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है डिक्रीज करेगी, वैसो डायलेशन होगा। ठीक है, आर्टरीज वगैरह सब डायलेट हो जाएंगी, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो हमारा क्या होगा, बीपी फॉल करेगा। ठीक है, और हार्ट के ऊपर जो प्री लोड है हार्ट का और जो आफ्टर लोड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, कम हो जाएगा। प्री लोड और आफ्टर लोड को कम करेगा और इसके वजह से क्या होगा, हार्ट के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ रहा था हमारा वो स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो ना, जब पेशेंट को एमआई का अटैक पड़ा उसके बाद उसका जो है मसल डैमेज हो गई, वो कुछ एरिया डैमेज हो गया और हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है, और जब अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा तो पूरे बॉडी में सर्कुलेशन नहीं होगा। सर्कुलेशन नहीं होगा, किडनी में सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा, वो रेनिन को रिलीज करेगा, फिर वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा और बीपी पेशेंट का बढ़ने लगेगा, हार्ट के ऊपर और लोड पड़ने लगा और लगातार हार्ट फेल होने लगेगा। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एसी इनहिबिटर का यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ड्रग है पोस्ट एमआई के लिए भी और हार्ट फेलियर के लिए भी। तीसरा है हमारा डायबिटीज। चौथा डायबिटीज। देखिए जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा ड्रग है। डायबिटीज के पेशेंट में कार्डियक रिमॉडलिंग या हाइपरट्रॉफी का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो उसके लिए तो है ही बेस्ट ड्रग, मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो हमारा डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी मतलब उनके डायबिटीज़ की वजह से क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, डैमेज होने लगते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा ड्रग है। होता क्या है कि डायबिटीज़ में क्या होता है कि जब बहुत लंबे समय तक बीपी बढ़ा रहता है तो जो इफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं, हमारे इफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं, उसके यहाँ पे क्या होगी, वॉल जो है थिक होने लगती है। इस जगह पे हमारा वॉल थिक होने लगेगी। जब यहाँ पे वॉल थिक होने लगेगी तो क्या होगा, यहाँ से तो सप्लाई ठीक है और यहाँ से सप्लाई हमारी थोड़ा सा रुकावट आ रही है। मान लीजिए एक पाइप से यहाँ से तो वाटर की ब्लड की सप्लाई ठीक है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन चल रहा है और यहाँ पे ब्लॉकेजिंग आने लगी। तो जब यहाँ ब्लॉकेजिंग आने लगेगी तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रोटीन भी फिल्टर होने लगेगा और पेशेंट को क्या होता है, प्रोटीन यूरिया होने लगता है। पेशेंट को यूरिन के साथ साथ प्रोटीन भी जाने लगता है। ठीक है, प्रोटीन यूरिया हमारा यहाँ पे होगा। लेकिन जैसे हम क्या करेंगे, एसी इनहिबिटर का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आर्टेरियो डायलेशन होगा, ये थोड़ा सा डायलेट हो जाएगी और डायलेट होने की वजह से फिर प्रॉपर यहाँ पे सर्कुलेशन होने लगेगा। तो जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी होनी थी, उसका जो नेफ्रॉन डैमेज हो रही थी, किडनी डैमेज हो रही थी, उसका जो रेट है, जो जिस स्पीड से वो बढ़ रहा था, उसको बहुत ही क्या होता है, उसमें उसके जो प्रोग्रेशन है उसमें क्या होती है, रुकावट होती है, बहुत ही धीरे धीरे डैमेज होता है वो। ठीक है, तो जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है और यहाँ पे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें एसी इनहिबिटर क्या है, एक बहुत अच्छा ड्रग है। इससे हमें एक तो हार्ट फेलियर से निजात मिलेगा, ठीक है, और दूसरा हमारा डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो है हमारी, उसमें भी ये क्या करता है, फायदा करता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम लगभग सेम यही चीज़ होती है। यहाँ पे इफरेंट आर्टेरियोल्स में क्या होगा, हमारा क्या होती है, यहाँ पे वॉल थिक हो जाती है, इसकी वजह से सप्लाई रुकने लगती है और पीछे प्रेशर बढ़ता है, प्रोटीन जाने लगता है। फिर है हमारा CKD। तो जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट होते हैं उनमें भी क्या होता है, लगातार लॉन्ग टर्म तक बीपी बढ़ने की वजह से इफरेंट आर्टेरियोल का ये क्या है, यहाँ पे वॉल थिक हो जाती है और थिक होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर पड़ने लगता है। फिर जैसे जैसे यहाँ प्रेशर पड़ेगा, ये वॉल थिक हो गई, इसके सराउंडिंग में जो सेल्स होती हैं उसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन की सप्लाई होनी थी वो सप्लाई क्या होगी, हमारी कम होने लगेगी। और जैसे जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगेगी, ये सेल्स में क्या होगा, यहाँ पे इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया होने के बाद यहाँ पे नेक्रोसिस होने लगेगा और यहाँ पे सेल डेथ हो जाएगी और डैमेज होगा, ये नेफ्रॉन खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। क्या होगी, हमारे नेफ्रॉन डैमेज होने लग जाएंगे और किडनी क्या है, लगातार पेशेंट की फेल होती चली जाएगी। तो किडनी फेलियर के पेशेंट को एसी इनहिबिटर अगर हम देंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। इसमें पेशेंट क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म तक चल सकता है। मतलब कोई पेशेंट अगर 4-5 साल
ही रह पाएगा CKD की वजह से, तो वो और ज़्यादा चल सकता है 10-20 साल आगे और चल सकता है अगर हम उसे अच्छे से मैनेज करें ACE इनहिबिटर और अदर जो है ब्लड प्रेशर के जो ड्रग्स हैं हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उनके थ्रू। ठीक है, तो इन कंडीशन में हम क्या है हमारा ये हमारे ड्रग्स हैं और भी इसके नाम है। ठीक है, और भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जैसे कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, फेसाइनोप्रिल, बेंजोप्रिल, इसके अलावा भी रामिप्रिल, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। बस याद रखना है कि जहाँ पे प्रिल लगा है वो हमारा ACE इनहिबिटर होगा। इंडिकेशन बता दिए, हाइपरटेंशन में, हार्ट फेलियर में बहुत अच्छा काम करता है, पोस्ट MI में, डायबिटीज़ में, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में, CKD में, इन सब में इसका यूज़ होता है। ठीक है, क्या मैकेनिज्म था मैंने आपको बता दिया, कहाँ क्या इसको ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, अब कौन करेंगे, हार्ट फेलियर में यूज़ करेंगे, पोस्ट MI में यूज़ करेंगे, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में यूज़ इसको कर सकते हैं, CKD में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा ACE इनहिबिटर ड्रग और किस तरीके से काम करता है। ठीक है, और कहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक करता है जिससे कि एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इसके कई साइड इफेक्ट हैं जैसे एंजियोएडिमा हो गया, ड्राई कफ हो गया। अब कैसे होते हैं ये, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, कुछ पूछना हो या इसके बारे में कोई अदर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच।